हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे घटना चक्र का भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे और भारतीय संविधान में हम लोग जो है मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं और इसका आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 मौलिक अधिकार में, क्योंकि बड़ा चैप्टर था तो पार्ट 2 पढ़ेंगे आज। और पार्ट 2 में जो है हम लोग 80 तक कर चुके थे और आज हम लोग 81 नंबर से आगे करेंगे। तो ये जो है घटना चक्र भारतीय संविधान आज हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें जो है ये यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और दरोगा हो गया या जो भी एग्जाम्स है उन सभी के लिए ये रामबाण है। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए। चलिए आज हम लोग जो है शुरू करते हैं 81 नंबर सवाल से। पहला 81 नंबर आज के पार्ट टू जो हम लोग कर रहे हैं, इसका जो है पहला सवाल ये होगा आज, यानी कि 81 नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। 81 नंबर, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो आपका आंसर कौन सा होगा? देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो कौन सा होगा ऑप्शन आपका? राइट आंसर बी होगा, अनुच्छेद 20। समझ गए? कह रहा है सवाल, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। और किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, यानी कि एक ही अपराध के लिए आप एक बार से अधिक क्या करेंगे? अभियोजित और दंडित नहीं कर सकते, या नहीं किया जाएगा, या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद जो है 20 के तहत दिया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा सी, यातना के विरुद्ध निषेध। ये नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के तहत यातना के विरुद्ध निषेध शामिल नहीं है, जबकि दोहरे दंड की धारा अनुच्छेद 20 का खंड 2 कायोत्तर विधि यानी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, अनुच्छेद 20 का खंड सब क्लॉज 1 का स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, अनुच्छेद 20 का खंड जो है आपका थर्ड इसका हिस्सा है। अनुच्छेद 20 जो है कायोत्तर विधि अर्थात ऐसी विधि है जो आरोपित अपराध के समय प्रवृत्त नहीं है, अर्थात वे विधि है जो किसी कृत्य के हो जाने के बाद बनाई जाए और उसे पूर्व व्यापी रूप से अपराध बना दे या उस पर दंड को बढ़ा दे। एक ही अपराध के लिए दोहरे दंड तथा किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षा प्रदान करता है। 83 नंबर सवाल देखिए, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अनुच्छेद से प्रदत्त है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो राइट आंसर डी है, अनुच्छेद 22। संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 1 यानी कि के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने का अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। 84 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 22 का सब क्लॉज 1 जो है आपका, अनुच्छेद 22 का सब क्लॉज 1 जो है स्वयं की पसंद का अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 22 का सब क्लॉज 4 निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई
विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। सी अनुच्छेद 22 का सब क्लॉज 2 संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। ऑप्शन डी अनुच्छेद 22 का सब क्लॉज 1 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। इसमें से बोल रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर जो है सी आपका सुमेलित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 22 का सब क्लॉज 2 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 22 का सब क्लॉज 7 में यह प्रावधानित है कि संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित है। 85 नंबर देखिए, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ऑप्शन बी, राइट आंसर बी, 3 माह के लिए। किसी भी प्रत्यक्ष बंदीकरण निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड जो उच्च न्यायालय के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित व्यक्तियों से बनता है कि राय के बगैर बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22 के सब क्लॉज 4 के अनुसार यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो वह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को 3 माह से आगे निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार है। हालांकि अनुच्छेद 22 का सब क्लॉज 7 के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के तहत निर्धारित मामलों तथा निर्धारित अधिकतम अवधि के संदर्भ में यह बात लागू नहीं होती है। 86 नंबर, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 माह के लिए। ऑप्शन बी जो है 3 माह के लिए ही रखा जा सकता है। सतासी नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर ही डालते हैं हम लोग। पहला, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह एक दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए। दूसरा, भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने में छूट प्रदान करता है। तीसरा, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की स्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। प्रयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, सभी 3 या डी कोई भी नहीं। राइट आंसर केवल 2 सही है, 2 सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान को बंधुओं के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। अतः कथन 1 जो है सत्य है, पहला जो सही था। संविधान का अनुच्छेद 22 का सब क्लॉज 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। हालांकि अनुच्छेद 22 का सब क्लॉज 3 के सब क्लॉज बी के उपर्युक्त के तहत उपर्युक्त बात निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि के अधीन गिरफ्तार
या निरुद्ध व्यक्ति पर लागू नहीं होती, अतः कथन 2 भी सत्य है। आतंकवाद निवारण अधिनियम, दूसरा नंबर जो कथन था ना वो सत्य था। देखिए, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002-2004 में निरस्त की धारा 32 के अनुसार पुलिस अधिकारी पुलिस अधीक्षक की रैंक या ऊपर के समक्ष अभियुक्त की स्वीकृति यानी कॉन्फेशन, जिसे पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित रूप में या किसी यांत्रिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर दर्ज किया गया हो, को उस अधिनियम के तहत अपराध के लिए से व्यक्ति के मुकदमे में साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता था, अतः कथन 3 असत्य है। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प बी है। बी इसलिए है क्योंकि 1 और 2 सही था, 3 नंबर ऑप्शन जो था वो गलत था, इसलिए 2 सही था, तो इसलिए बी यानी केवल 2 सही है। 88 नंबर देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल माना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। दूसरा, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। प्रयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? कौन सा या कौन सा सही है? तो केवल 2 यानी कि बी नंबर सही है, केवल 2 सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 नंबर गलत है। पैरोल किसी कैदी को दंडादेश के निलंबन के साथ रिहा करने की प्रणाली है। यह रिहाई समानता कैदी के व्यवहार के आधार पर निर्धारित अवधि हेतु सशर्त होती है, तो उसे अधिकारियों के समक्ष आवधिक रूप से रिपोर्ट करना आवश्यक होता है। पैरोल यानी और फरलो यानी फरलो की व्यवस्था कारागार प्रणाली को मानवीय बनाने के उद्देश्य से की गई है तथा ये 1894 की कारागार अधिनियम के तहत शासित होते हैं। पैरोल कैदी का अधिकार नहीं होता है, तथा इसे विशेष कारण या परिस्थिति के आधार या तो परिवार में किसी की मृत्यु या रक्त संबंधी के विवाह पर ही प्रदान किया जाता है। कैदी द्वारा पैरोल हेतु पर्याप्त आधार प्रस्तुत करने पर भी समक्ष अधिकारी इसे अस्वीकृत कर सकता है। यदि उसकी राय में कैदी का रिहा होना समाज के हित में न हो या कैदी के रिहा होने पर उसके फरार हो जाने की आशंका हो, बहुधा मृत्युदंड प्राप्त कैदी को भी पैरोल पर नहीं छोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त बहु हत्या दोषी या आतंकरोधी गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम यूएपीए के तहत राज सजायाफ्ता कैदी भी पैरोल के पात्र नहीं होते हैं। इस प्रकार कथन 1 क्या है? तो गलत है। कथन 1 जो है गलत है। कथन 2 जो है सही है, क्योंकि कारागार और उनमें निरुद्ध व्यक्ति संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है और राज्य सरकारों द्वारा कारागार अधिनियम के तहत कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए अपने नियम बनाए गए हैं। पैरोल राज्य कार्यपालिका द्वारा प्रदान की जाती है। जेल अधिकारी इस संदर्भ में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट देते हैं। अब पैरोल प्रदान करने का निर्णय मानवीय आधारों पर समक्ष प्राधिकारी द्वारा लिया जाता है। 89, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। पहला, धर्म प्रचार करने का अधिकार। दूसरा, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार। तीसरा, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। चौथा, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट 1, कूट 1 में जो है ए में 1 2 3 है, बी में 2 3 4 है, सी में 3 और 4 है, डी में उक्त सभी है। राइट आंसर आपका ए सही है। 1 2 3, 1 2 और 3 सही है। 4 नंबर सही बोल रहा है, सही उत्तर का चयन करना है, तो 1 2 यानी 1 2 3 सही है और 4 नंबर गलत है। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार एवं राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 25, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 का स्पष्टीकरण 1 शामिल है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है, अर्थात किसी भी धार्मिक निकाय या व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति का बल, प्रलोभन या धोखे से धर्म परिवर्तन का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 से प्राप्त नहीं है, जबकि हर वयस्क व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म अपनाने या बदलने का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 21
कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता गोपनीयता के अधिकार के संयुक्त पठन से न्यायालय द्वारा संरक्षित माना गया है, बशर्ते कोई अवैध दबाव या छल न हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। 90 नंबर सवाल देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ए अनुच्छेद 24, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 26, डी अनुच्छेद 27। कौन सा होगा राइट आंसर? राइट आंसर बी होगा, अनुच्छेद 25। 91 नंबर देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध है पहला ए समानता के अधिकार से, बी संपत्ति के अधिकार से, सी धर्म की स्वतंत्रता से, डी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। राइट आंसर सी होगा, धर्म की स्वतंत्रता से। 92 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? ए बौद्धों को, बी जैनों को, सी पारसियों को, डी सिखों को। राइट आंसर सी होगा, पारसियों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का सब क्लॉज 2 का ख में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं सिख शामिल है, जबकि पारसी इसमें सम्मिलित नहीं है। 93 नंबर सवाल देखिए, संविधान का अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो डी मानववाद के। बाकी सब मानववाद के अधीन नहीं है, इसलिए मानववाद के अधीन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर आपका डी होगा, बाकी सब नहीं होगा, इसलिए कट कर दिए हैं। संविधान का अनुच्छेद 25 का सब क्लॉज 1 के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। अतः इसमें मानववाद सम्मिलित नहीं है। 94 नंबर सवाल देखिए, संविधान का अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? पहला लोक व्यवस्था, दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा, तीसरा शिक्षा, चौथा सदाचार, पांचवा स्वास्थ्य, छठा धर्म निरपेक्षता। ऑप्शन ए देखिए 1, 2, 3, ऑप्शन बी देखिए 2, 3, 4, उसके बाद ऑप्शन सी हम लोग देखेंगे। ऑप्शन सी जो है 2, 4 और 6, ऑप्शन डी 1, 4 और 5। राइट आंसर होगा डी 1, 4 और 5। 1, 4 और 5, 1, 4 और 5, 1, 4 और 5 सही है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। 95 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अ और ब। ए अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार पर बलात्कार श्रम का प्रतिबंध, बी अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, सी अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, डी अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो यहाँ पर सवाल करा है कि सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, हम लोगों को सुमेलित नहीं है उसको देखना है। तो राइट आंसर डी होगा, अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 से प्राप्त होता है, जबकि अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों नागरिकों किसी समुदाय समूह जिसकी अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति है के हितों के संरक्षण से, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम के प्रतिबंध से, अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध से, अनुच्छेद 26 जो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से और अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से संबंधित था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निश्चित कर दिया गया है। 96 नंबर सवाल,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला, मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23। बी, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। डी जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31। तो आपका सुमेलित नहीं है, राइट आंसर डी सुमेलित नहीं है। 97 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 26, सी अनुच्छेद 29, डी अनुच्छेद 30। तो राइट आंसर होगा डी अनुच्छेद 30 हो जाएगा। हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपनी रुचि के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है। 98 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा? तो राइट आंसर आपका सी होगा, अनुच्छेद 30 होगा, बाकी सब नहीं होगा। 99 नंबर, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। कारण आर, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर हम लोग को चुनना है। तो पहले जो है पहला कथन जो है ए सही है और आर भी सही है, ठीक है, लेकिन जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर जो है ना, आर कथन आर जो है कारण आर कथन ए का सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसमें से हम लोग देखेंगे ए और आर दोनों सही है और आर कथन ए का सही व्याख्या नहीं करता है। तो कूट में से सही चुना है तो ए, देखिए ए और आर दोनों सही है, ठीक है, और आर जो है कथन ए की सही व्याख्या करता है, गलत है। बी नंबर देखिए ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, तो बी नंबर सही है, आंसर सही है। बाकी सी और डी नंबर नहीं होगा, तो राइट आंसर हम लोगों का बी होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 के सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 के सब क्लॉज 2 के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। स्पष्टतः अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है तथा इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों को मान्यता प्रदान की गई है। अतः प्रशासन कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं है। 100 नंबर देखिए, भारतीय संविधान मान्यता देता है तो सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। 1 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को सौंपी गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों में से किसी को लागू कराने के लिए निर्देश, आदेश या रिट, जिसमें बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट है, जारी कर सकते हैं। साथ ही संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालयों अनुच्छेद 226 के तहत दोनों को प्रदान की गई है। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम या तत्संबंधी कार्यपालिका आदेश कार्यवाही को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3
मूल अधिकार में दिए गए किसी उपबंध की असंगति में है। 102 मौलिक अधिकारों का संरक्षक है ए न्यायपालिका है। बाकी बी और सी गलत है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान यानी रिट आदि कर सकते हैं। 103 संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकते हैं एवं भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। 104 भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे जो है मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? ए संसद को, बी राष्ट्रपति को, सी न्यायपालिका को, डी प्रधानमंत्री को। तो राइट आंसर सी न्यायपालिका को। 105 नंबर निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? सी उच्चतम न्यायालय को। 106 नंबर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है देखना है। पहला देखिए कि यह मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। बी संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। सी बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। डी संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। सही नहीं पूछ रहा है तो राइट आंसर डी होगा, क्योंकि ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। यानी गलत पूछ रहा है तो गलत यही है, इसलिए राइट आंसर डी होगा। मूल अधिकारों के संरक्षक न्यायपालिका है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय है, न कि राष्ट्रपति। अन्य प्रश्नगत कथन सही है। 107 नंबर निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? ए संवैधानिक अधिकार, बी मौलिक अधिकार, सी सांविधिक अधिकार, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर बी होगा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। 108 नंबर सवाल देखिए निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? ए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो राइट आंसर होगा आपका डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। देखिए कितनी बार ये सवाल पूछा गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। उनका कथन है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। यह संविधान की आत्मा है और इसका हृदय भी है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय कि संविधान की उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा माना गया है। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी तथा उनके उल्लंघन के विरुद्ध प्रभावी, सुलभ और संज्ञेय उपचारों की व्यवस्था करना है। 109 नंबर देखिए निम्नलिखित में किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? तो राइट आंसर कौन सा होगा? अनुच्छेद ए अनुच्छेद जो है ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 15, डी अनुच्छेद 19। तो राइट आंसर होगा आपका ए अनुच्छेद 32। 110 नंबर सवाल निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, कलर चेंज कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। कारण आर अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनना है। तो कथन ए जो है सही है, आत्मा कहा था 32 को। कारण आर भी सही है।
और जो है ए का सही सही स्पष्टीकरण का है तो आर है। तो इसमें से ये देखिए ए तथा आर दोनों दोनों ही सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, इसलिए राइट आंसर ए होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, बाकी सभी नहीं होगा। 111 नंबर, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। दो कथन, तो हम लोग दोनों कथन थोड़ा देख लेते हैं। पहला, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकता है। कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। दूसरा, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर मे बाई लॉ इम्पावर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा उत्तर जो है सही है, कौन सा सही है? तो आगे जो है ऑप्शन देखना होगा क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी देखना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो कूट में से सही उत्तर का चयन करना है तो डी, 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि आपका जो है यहाँ पर दोनों के दोनों जो है आपका सही है। संविधान के अनुच्छेद 32 के खंड 2 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह मूल अधिकारों में से किसी को लागू कराने के लिए ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट है जो भी समुचित हो का प्रयोग कर सकता है। इस प्रकार कथन 1 सही है। संविधान के अनुच्छेद 32 के खंड जो है सब क्लॉज 3 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों पर प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयुक्तव्य किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। इस प्रकार कथन 2 भी सही है। नोट, इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में कथन 2 में इम्पावर यानी सशक्त करना शब्द है जो हिंदी में नहीं है। 112 नंबर सवाल देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 33, ऑप्शन सी अनुच्छेद 132, ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 2 या सब 2 के तहत भारत को उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रिट यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण निकालने की शक्ति है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को अपने राज्य क्षेत्र के संदर्भ में भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए विभिन्न रिट निकालने का अधिकार है। 113 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो आपका ए परमादेश, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी उत्प्रेषण या डी प्रतिषेध। राइट आंसर बी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार के रिट यानी प्रलेख जारी करने की शक्ति प्राप्त है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा जो है उत्प्रेषण और पांचवा जो है अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है
जिससे दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया है। इसके द्वारा बंदीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। 114 नंबर देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? ए परमादेश, बी अधिकार परीक्षा, सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, डी प्रतिषेध। राइट आंसर सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस रीट को जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग। यह उन मामलों में लागू होती है जहां किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसे अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है। यदि निरोध को अवैध पाया जाता है तो निरुद्ध व्यक्ति को तत्क्षण आजाद कर दिया जाता है। चूंकि 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन हेतु न्यायालय जाने के अधिकार का आपात की घोषणा के काल में भी विलंब नहीं किया जा सकता। अतः व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए यह एक अति महत्वपूर्ण रीट हो गई है। उल्लेखनीय है कि जहां उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट एवं उन रीटों को केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के दशा में जारी कर सकता है, वही उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इन मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के साथ किसी अन्य प्रयोजन यथा अन्य विधिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट एवं अन्य रीटें अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को तथा समुचित मामले में किसी सरकार को जारी कर सकता है। 115 नंबर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो ए मैंडामस, बी को वारंटो, सी हैबियस कॉर्पस, डी सर्टी ओरेरी। तो राइट आंसर सी होगा हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। 115 नंबर सवाल, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो ये हम लोग कर चुके हैं, सी हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। 16 नंबर देखते हैं, 116 सम्मिलित कीजिए। ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परमादेश, सी प्रतिषेध, डी उत्प्रेषण। तो इसमें जो है मिलान करना है, तो आपका जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, हमें शरीर चाहिए। परमादेश हो जाएगा, हम आदेश देते हैं। और आपका जो हो जाएगा उत्प्रेषण हो जाएगा, आपका मूलतः सूचित कीजिए। और बाकी रहा आपका किस अधिकार से, ये नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन ई भी है, यानी कि अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा है, अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो अधिकार परीक्षा जो है ई नंबर ऑप्शन है। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब हमें शरीर चाहिए। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। और उत्प्रेषण का मतलब होता है, उत्प्रेषण का मतलब होता है पूर्णतः सूचित कीजिए। और आपका हो गया प्रतिषेध का मतलब होता है अधीनस्थ न्यायालय का लेख होता है। और अधिकार परीक्षा है तो इसका मतलब होता है किस अधिकार से। तो इस तरह से ये ई नंबर ऑप्शन जो है आगे दिया गया है। तो आपका ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा और सी का आपका क्या हो जाएगा, ये तो 5 हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन किस में है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ई दिया है अधिकार परीक्षा अधीनस्थ न्यायालय, तो ये इसका नहीं होगा। तो ए का 4 होगा, बी का 3 था, सी का 5 था, डी का 1 था और ई का 2 था। तो राइट आंसर सी होगा। सही सुमेलित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हमें शरीर चाहिए। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। न्यायालय कहता है कि हम आदेश देते हैं, परमादेश देते हैं मतलब हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध मतलब अधीनस्थ न्यायालय का लेख होता है। उत्प्रेषण मतलब पूर्णता सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से आपने जो भी किया है। तो अधिकार परीक्षा में न्यायालय पूछती है कि किसी व्यक्ति को आप किस अधिकार से पकड़े हैं, किस अधिकार से उसको रखे हैं। समझ गए? तो नियम कानून है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 117 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परमादेश, सी प्रतिषेध, डी अधिकार परीक्षा। यानी कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये वाला राइट आंसर सी जो है सम्मिलित नहीं है। टू बी सर्टिफाइड सम्मिलित नहीं है। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं यानी वी कमांड। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब टू हैव दी बॉडी, मतलब हमें शरीर चाहिए। और अधिकार परीक्षा मतलब वाई बाय व्हाट ऑथोरिटी, यानी कि किस अधिकार से। समझ गए? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेषण रीट के लिए प्रयुक्त शब्दार्थ है, ना कि प्रतिषेध रीट के लिए। सही युग्म सही, शेष युग्म सही सुमेलित हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 118 नंबर, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे जो है पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? राइट आंसर सी उत्प्रेषण को। उत्प्रेषण रीट में उच्च और उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए किसी निर्णय की पुनः समीक्षा, समझ गए? पुनः समीक्षा यानी री एग्जामिनेशन करते हैं। यह कार्य एक तरह का पोस्टमार्टम ही है। आयोग ने भी अपनी अंतिम उत्तर कुंजी विकल्प सी को ही सही माना था। 119 नंबर, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट यानी याचिका को कहा जाता है बी मैंडमस। बाकी सब नहीं होगा। मैंडमस मतलब परमादेश का आशय है, हम आदेश देते हैं। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा इस याचिका रीट के माध्यम से कार्यपालिका किसी सार्वजनिक प्राधिकारी निगम निकाय आदि से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत अपने दायित्व को निर्वहन हेतु करना चाहिए। 120 नंबर देखिए, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसका दायित्व निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं बी परमादेश कहते हैं। बाकी सब गलत है। 121 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार और अनुच्छेद। पहला जो है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922, बी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, सी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, डी समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। तो राइट जो है सही नहीं है यानी सही सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर आपका बी होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी सभी सही है। सही सुमेलन इस प्रकार है, स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 1922 और 21A सहित। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29 और 30 है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है। अतः विकल्प बी का युग्म सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 122 नंबर, निम्न का सही मिलान करें फर्स्ट और सेकंड। ए सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी समानता का अधिकार। इधर दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29 से 30 मिलान करना है और वो भी सही मिलान करना है। तो सही मिलान कर ही डालते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो चलिए सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार जो हो जाएगा अनुच्छेद 29 से 30 हो जाएगा। फिर कलर चेंज करते हैं। आपका 2 नंबर है बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि 3 नंबर अनुच्छेद 32। फिर से कलर चेंज करते हैं। सी जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हो जाएगा सी नंबर जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 23-24 2। अब देखिए फिर से कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। समानता का अधिकार जो है, समानता का अधिकार जो है ए नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 ए। तो इस तरह से हो जाएगा आपका ए का 4 किसमें है? ए में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, गलत, और इसमें है। चलिए ए का 4, बी का 3 दोनों में है, ए और डी में है। और सी का 2 ए में नहीं है, डी में है। तो राइट ए नंबर कट जाएगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो इसमें मिल रहा है तो राइट आंसर डी होगा।
सही सम्मेलन इस प्रकार है, अनुच्छेद सही सम्मेलन इस प्रकार है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 2930 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया है। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। इतना बड़ा सवाल पूछा है, ये IAS का एग्जाम में ही पूछेगा ये सवाल, इतना बड़ा। 123 नंबर देखिए, सूची 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद को सूची 2 प्रावधान के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद और प्रावधान, इतना बड़ा सवाल। चलिए ए नंबर देखिए, अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 2, बी अनुच्छेद 29 का सब क्लॉज 2, अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 30 का सब क्लॉज 1, अनुच्छेद 31 का सब क्लॉज 1। इसको जो है सही उत्तर चुनना है। ए का हो जाएगा आपका अनुच्छेद 16 का 2 जो हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके बाद से कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। बी नंबर जो हो जाएगा, बी नंबर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, किसी भी नागरिक और धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो बी हो जाएगा, बी का 4। आप कलर फिर से चेंज कर लेते हैं, कलर अनुच्छेद 30 का 1 जो होगा आपका सी का 3 हो जाएगा, यानी सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। डी नंबर बचा 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 नंबर, किसी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसके अनुसार जो हो जाएगा ए का 2, बी का 4, सी का आपका 3 और डी का 1। तो राइट आंसर ए में है। इसमें जो है राइट आंसर जो है ना ये इसमें है, ए नंबर में ए, राइट आंसर ए होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इतना बड़ा सवाल है, 2002 में पूछा गया था। ये IAS में इतने बड़े सवाल पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 16 के सब क्लॉज 2, किसी भी व्यक्ति के साथ केवल उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 29 का सब क्लॉज 2 देखिए, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 का सब क्लॉज 1 देखिए, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं जो है स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। अनुच्छेद 31 का सब क्लॉज 1 देखिए, किसी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। 124 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? मौलिक अधिकार और अनुच्छेद, अस्पृश्यता का अंत, गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23। अगला जो है क्या दिया गया है उसको भी इधर देख लेते हैं, थोड़ा छोटा करेंगे तो। सी जो है धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। डी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो अनुच्छेद 29 बोला है कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो आपका जो है सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो बी जो है सही सम्मिलित नहीं है, गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण, अनुच्छेद 23 ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है, यानी गलत पूछ रहा था, गलत यही है। अस्पृश्यता का अंत 17 में दिया गया, ठीक है। धर्म के स्वतंत्र जो है 25 में दिया गया है, अनुच्छेद 35 में। और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है आर्टिकल या अनुच्छेद 29 में दिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही सम्मिलित है मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद, मौलिक अधिकार और अनुच्छेद, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध अनुच्छेद 22 में, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया गया है। एक 125 नंबर सवाल देखिए,
सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। ए उपाधियों का निषेध, बी धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, सी अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, डी शिक्षा का अधिकार। ये में देखिए अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 21 का क, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 26। तो आपका जो है कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। कूट में से तो आपका जो है कूट में से सही उत्तर का चयन करना है, तो अब कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कलर चेंज करना है। ये हरा हरा दिया गया, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए अब जो है कलर चेंज कर लिए। चलिए उपाधियों का निषेध जो है आपका जो हो जाएगा ये आपका डी अनुच्छेद 18 में। ठीक है, अनुच्छेद 18 में। उसके बाद से फिर कलर चेंज कर लेते हैं। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता जो है आपका दिया गया अनुच्छेद 26 में दिया गया है। फिर कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। सी अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो है आपका दिया गया ये अनुच्छेद 29 में दिया गया है। और फिर से कलर चेंज करते हैं हम लोग। डी शिक्षा का अधिकार जो है आपका एक बचा, तो ये दिया गया अनुच्छेद 21 के क में। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ए का 3 इसमें और इसमें नहीं है, ए और डी में है। उसके बाद बी का 4, बी का 4, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। राइट आंसर डी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। राइट आंसर डी, डी फॉर डे, डे मतलब दिन। सही सुमेलन इस प्रकार है। सूची 1, सूची 2। उपाधियों का निषेध है 18 में, अनुच्छेद 18 में। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 26 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 में दिया गया है। शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के क। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 126 नंबर, सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 सुमेलित कर ही देते हैं। ए मौलिक कर्तव्य, बी संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, सी मूल ढांचे का सिद्धांत, डी इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध। और इधर दिया गया ए मिनर्वा मिल्स केस, दूसरा संविधान का अनुच्छेद 23, तीसरा जो है संविधान का 42वां संशोधन, चौथा केशवानंद भारती केस। तो मिलान करना है, मिलान कर देते हैं हम लोग। मिलान करते हैं हम लोग। मौलिक कर्तव्य जो हो जाएगा आपका संविधान का 42वां संशोधन के द्वारा संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, केशवानंद भारती केस। और सी मूल ढांचे का सिद्धांत जो है आपका सिद्ध हो जाएगा मिनर्वा मिल केस। और डी इंसानों का अनैतिक व्यापार का निषेध जो है संविधान का अनुच्छेद 23। तो इस तरह से हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। 3 4 1 2। तो देखिए किस में है 3 4 2 1 2, ए में है। 3 4 1 2 जो आपका ए में है, बाकी में नहीं है। सही सुमेलन इस प्रकार है। मौलिक कर्तव्य संविधान का 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, केशवानंद भारती केस। मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल्स केस में। इंसानों का अनैतिक व्यापार का निषेध जो है संविधान का अनुच्छेद 23 में। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। 127 नंबर, निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत है बोल रहा है। ए मौलिक अधिकार का संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। बी संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार जो है मूलभूत अधिकार है। सी भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। डी भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका जो है कौन मतलब बोल रहा है कथन गलत है, यानी कौन सा कथन गलत बोल रहा है, गलत हम लोगों को चुनना है। तो मौलिक अधिकार पर जो है पहला देखिए, मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, तो गलत है। बी नंबर है संविधान का अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। तो आपका जो है आपका 1 मिनट गलत पूछा है ना, तो ये जो वाला ए नंबर सही है। गलत पूछा है तो ये सही है, क्योंकि ये गलत नहीं है। आपका गलत है आपका बी, मृत्यु का अधिकार यहाँ पर नहीं है। सी जो है भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, तो ये भी गलत है। और डी नंबर है भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर जो होगा आपका जो है ना ये सही है, ये भी गलत है। तो गलत पूछ रहा है तो बी सी डी गलत है, समझ गए। तो गलत कथन है बी सी डी, तो केवल ई जो है सही है, यानी बी सी डी इसमें है तो ये सही है।
भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भाग 3 अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं। इसके अलावा अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका को स्वतंत्रता इत्यादि लिए गए हैं। समान अर्थ में मृत्यु का अधिकार जो है या आत्महत्या करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूलभूत अधिकार नहीं है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने कॉमन कॉज बनाम भारत संघवाद में विशिष्ट परिस्थितियों में अंतिम अवस्था के रोगियों के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेसिया के संदर्भ में गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार यानी राइट्स टू डाई विथ डिग्निटी को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सीमित अर्थ में मौलिक अधिकार माना है। यानी कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती है ना जिसका इलाज जो है ना संभव नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद से वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि उस व्यक्ति को जो है ना एक झटके में मतलब खत्म कर दिया जाए। वो तड़प तड़प कर मरेगा, इसलिए तड़प तड़प कर मरते हुए देखना सही नहीं है, उसके एक ही झटके में मार दीजिए, समझ गए। तो यही होता है कि इच्छा मृत्यु का ये जो है संविधान में किया गया है। 21 में कुछ मतलब अर्थतता यानी सीमित अर्थ में मौलिक अधिकार माना गया है, यानी कि उसको भी अधिकार है, यानी कि क्या, तो गरिमापूर्ण मृत्यु का, यानी इतनी ज़्यादा पेन होती है ना कि उसका इलाज संभव नहीं होता है। डॉक्टर पूरी कोशिश कर लेता है और डॉक्टर जवाब देता है कि इसका इलाज संभव नहीं है, इस रोग का इलाज अभी नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पेन होता है तो वो व्यक्ति जो है ना गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार उसको दी जाती है, यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की। यानी हर देश में अपना अपना तरीके से नियम बनाए गए हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान संघीय के साथ साथ एकात्मक विशेषताएं भी पाई जाती हैं। प्रोफेसर केसी हुइयर के अनुसार भारत का संविधान अर्ध संघीय यानी क्वेसी फेडरल संविधान है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार मौलिक अधिकारों सहित संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है, परंतु संसद संविधान के मूल संरचना को नहीं बदल सकती। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के साथ मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन और सामंजस्य संविधान की मूल संरचना में शामिल है। अतः न्यायालय की स्थापित व्याख्या के अनुसार संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था को हटाया समाप्त नहीं किया जा सकता। 128 नंबर, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की? बी मद्रास राज्य बनाम चंपकम दुराई राजन 1951 में। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दुराई राजन मामले 1951 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की थी। ज्ञातव्य है कि तत्कालीन मद्रास राज्य द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 46 के अनुसरण में मेडिकल कॉलेजों में सीटों के समुदाय आधारित आरक्षण का आदेश जारी किया गया था, जिसे मूल अधिकारियों के अनुच्छेद 15 के खंड 1 में अनुच्छेद 29 के खंड 2 का उल्लंघन मानते हुए न्यायिक चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में मूल अधिकारों को नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर मानते हुए मद्रास राज्य द्वारा समुदाय आधारित आरक्षण प्रदान किए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा इस निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए मूल अधिकारियों के तत्व अनुच्छेद 15 में खंड 4 जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया है कि इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। 129 नंबर देखिए, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो ए केशवानंद भारती वाद। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम वर्ष 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद ईयर 1951 तथा तत्पश्चात वर्ष 1964 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के बाद यानी ईयर 1965 में अभिनिर्धारित किया कि संसद संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तदंतर वर्ष 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद ईयर 1967 में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद एवं सज्जन सिंह वाद के विपरीत संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन कर सकने पर रोक लगाने का निर्णय दिया। चूंकि वर्तमान में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद ईयर 1973 के
निर्णय के आधार पर संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति सीमित प्राप्त है, अतः विकल्प ए को अभीष्ट उत्तर के रूप में चिन्हित किया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं, और वह मूल अधिकारों को संशोधन तो कर सकते किंतु वह संविधान के आधारभूत तत्वों या संरचना को परिवर्तित नहीं कर सकती। 130 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। पहला, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। दूसरा, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। तीसरा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। चौथा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर चुनना है तो राइट आंसर सी होगा। 1 2 3 4 नंबर गलत है। एक सौ 31 नंबर सवाल, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? तो सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो है 1973 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स 1980 के वाद में भी किया गया। 132 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? पहला, गोपालन बनाम मद्रास राज्य। बी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। एक सौ 33 नंबर सवाल देखिए, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। पहला, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। सी, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। डी, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। सही उत्तर का चयन करना है। तो राइट आंसर आपका डी होगा, यानी पहले होगा डी, उसके बाद होगा ए, उसके बाद होगा बी, उसके बाद होगा सी, यानी डी ए बी सी, डी ए बी सी, डी ए बी सी इस क्रम में होगा, काल क्रम अनुसार, यानी कि सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। तो सी नंबर सही है। मूल अधिकारों से संबंधित निर्णयों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। डी, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में हुआ था। ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में हुआ था। बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में हुआ था। सी, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में हुआ था। इसको याद रखिए, जो क्रम दिया था ना वो ऊपर वाला उसको। 134 नंबर, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो बी, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 विविध संपत्ति समुदायों और वाद के अंतर्गत अध्याय 4 संपत्ति के अधिकार के रूप में अंतस्थापित किया गया है। इसके अनुच्छेद 300 क विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से वंचित किया जाएगा अथवा नहीं। अतः यह स्पष्ट है कि वर्तमान में भारत में संपत्ति का अधिकार एक विधिक या कानूनी अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति, नागरिक या गैर नागरिक को प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि नई एनसीईआरटी के अद्यतन संस्करण में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार के रूप में उल्लिखित किया गया है। 135 नंबर के, संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? ए, कानूनी अधिकार। 136 नंबर देखिए, संपत्ति का अधिकार एक क्या है? तो आपका वैधानिक अधिकार है और डी कानूनी अधिकार है, यानी सी और डी दोनों। आंसर सी और डी दोनों दिया है। 137 नंबर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन ए,
44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। कथन 2 जो है संपत्ति के अधिकारों को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो आपका कौन सा सही होगा? दोनों सही है, ए और कथन 2 दोनों सही है, तो राइट आंसर सी होगा। कथन ए और कथन 2 दोनों ही सही है। 138 नंबर, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है? 1 बी वैधानिक अधिकार है। 139 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। 2 संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। 3 भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतःस्थापित किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो आपका केवल 2 सही है, ये आपका ये गलत है और आपका ये भी गलत है, ये सही है। अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है, न संपत्ति के अधिकार से। अतः कथन 1 गलत है। 44वें संविधान संशोधन जो है 1978 के पश्चात संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार। इस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार भाग 12 का अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है। अतः कथन 2 सत्य है। भारतीय संविधान का 44वां जो है संशोधन 1978 तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था। अतः कथन 3 गलत है। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। 140 नंबर, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को निम्नलिखित में से किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो डी कानूनी अधिकार के रूप में, बाकी सब नहीं है। 141 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारी का लोप किया गया? सी संविधान 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया, तो इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। 20/1979 से प्रभावित। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे। 142 नंबर, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो ए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, बाकी सब नहीं है। 143 निम्नलिखित में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? तो ए 37वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975, बी 38वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975। ऑप्शन नंबर सी और डी देखते हैं, क्या दिया गया है। सी 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978, डी 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। राइट आंसर सी होगा, बाकी सब नहीं होगा। 144 किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? तभी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 145 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? सी संपत्ति का अधिकार को। 146 जिस संविधान संशोधन से नागरिकों को संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया वह है सी 44वां संशोधन। 147 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? सी संपत्ति का अधिकार। 148 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? अभी संपत्ति का अधिकार। 149 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तभी विरोध का अधिकार। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों के अंतर्गत प्रश्नगत विकल्पों में से विरोध का अधिकार के रूप में कोई पृथक मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। यह अधिकार मुख्यतः अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 1 के ए एवं 19 का सब क्लॉज 1 के बी से निहित रूप में प्राप्त होता है। 150 नंबर, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है?
तो ये समान आवास का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, धर्म पालन करने का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तथा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तो प्रदान किया गया है, परंतु समान आवास के अधिकार का इसमें उल्लेख नहीं है। 151 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो सी, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रत्यक्षता नहीं दिया गया। एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में सूचना के अधिकार को वाक एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 को सब क्लॉज 1 के क में सन्निहित माना है, अतः इसे मूल अधिकार माना जाता है, तथापि इसका संविधान में लिखित रूप से उल्लेख नहीं है। प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार भारतीय संविधान के तहत मूल अधिकारों में शामिल है। 152 नंबर, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहला, इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा, इससे अंतःकरण के और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तीसरा, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो इन वक्तव्यों में से सी 1 2 3 सही है। तीनों को तीनों सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आईएएस में सवाल पूछा गया था, बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य ईयर 1986 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है यदि उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करना वाक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसा कानून नहीं है जिसके अधीन उन्हें राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य किया जा सके। 153 नंबर, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। पहला, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, कानून के समक्ष समता। तीसरा, अल्पसंख्यकों के अधिकार। चौथा, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका सही हो जाएगा 1 और 3 सही हो जाएगा, यानी कि केवल ए नंबर ऑप्शन ए सही है, बाकी 2 और 4 गलत हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 क में यह भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह गैर नागरिकों यानी विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जबकि अनुच्छेद 14 जो है कानून का समक्ष समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों तथा विदेशी सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। निम्नलिखित अनुच्छेदों के कौन से समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुदत्त है? तो डी, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में से केवल भारत के नागरिकों को अनुदत्त प्रमुख मौलिक अधिकारों में शामिल है। पहला, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी अनुच्छेद 15 में। दूसरा, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता जो अनुच्छेद 16 में। तीसरा, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19 में। चौथा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। पांचवा, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प डी है। 155 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में कुछ मूलाधिकार नागरिकों और विदेशी दोनों को समान रूप से उपलब्ध है, जो इस प्रकार है। पहला, विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14। दूसरा, अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। तीसरा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21। चौथा, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का। 5, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। छठा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। सातवां, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। आठवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 उपर्युक्त अधिकारों के परिवर्तन के संदर्भ में।
अतः स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त भारत में विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, अपितु केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, इसलिए विकल्प भी सही उत्तर है। 156 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? पहला, विधि के समान संरक्षण का अधिकार, बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, सी नंबर, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार, डी, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो आपका जो है ए, विधि के समान संरक्षण का अधिकार प्राप्त है सभी व्यक्तियों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा 30 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार तथा इनके परिवर्तन के संदर्भ में अनुच्छेद 32 के तहत प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 157 नंबर देखिए, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपना उत्तर दीजिए। पहला, विधि के समक्ष समानता, दूसरा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, तीसरा, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, चौथा, चुनाव लड़ने का अधिकार। तो राइट आंसर आपका डी होगा, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 सही है। ए नंबर जो है आपका भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, तो ए नंबर ए है, बाकी 2, 3, 4 उपलब्ध है। संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित विधि के समक्ष समानता का मौलिक अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार मात्र भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। 158, भारतीय संविधान द्वारा निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के परिवर्तन के संदर्भ में उन्हें उपलब्ध है। ज्ञातव्य है कि संविधान का अनुच्छेद 300 क के तहत संपत्ति का अधिकार जो है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति संवंचित नहीं न किया जाना, यद्यपि गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, ताकि इसमें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, जो मूल संविधान में अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 1 के 4 के तहत नागरिकों को प्राप्त था, शामिल नहीं है। वस्तुतः संपत्ति अर्जित करने का अधिकार अब संविधान प्रदत्त अधिकार नहीं है। 159, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है? ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 को सब क्लॉज 1 के 6 का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यह अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों के संरक्षण का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। प्रश्नगत अन्य तीनों अधिकार सभी व्यक्तियों, नागरिकों एवं गैर नागरिकों को प्राप्त है। 160 नंबर देखिए, एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? तो सी, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का। 161 नंबर देखिए, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस या किन विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाता है? पहला, यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन कर सकता है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। तीसरा, यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री 15 पॉइंट कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर सी सही है। 1 और 3 सही है, 2 नंबर गलत है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। वर्ष 2006 से केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त होने पर उपयुक्त 2 लाभ प्राप्त हो जाते हैं, परंतु लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 के तहत मनोनयन केवल एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को किया जा सकता था। यह प्रावधान भी 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से निष्प्रभावी हो गया। इस प्रकार उचित विकल्प सी सही है।
162 नंबर देखिए, बंधुआ मजदूर यानी उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था बी 1976 में। बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन बाधित श्रम पद्धति उत्साधन अध्यादेश 24 अक्टूबर 1975 को जारी किया गया था। इसका स्थान बाद में बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन बाधित श्रम पद्धति उत्साधन अधिनियम 1976 ने ले लिया, जिसे 25 अक्टूबर 1975 से प्रभावित किया गया, जिसका उद्देश्य जो है अनुच्छेद 23 के परिप्रेक्ष्य में जनता के दुर्लभ वर्गों के आर्थिक और शारीरिक शोषण का निवारण करने के उद्देश्य से बंधुआ मजदूरी प्रथा का उन्मूलन और उससे संबंधित या अनुषंगिक विषयों का उपबंध करना है। मुक्त बंधुआ मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास हेतु इस आधार पर केंद्रीय प्रायोजित पुनर्वास योजनाएं 1978 से चलाई गई। 163 जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो डी उपयोग सभी के द्वारा, यानी कि भारत के संविधान के द्वारा। बी 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा। सी संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय द्वारा, सभी के द्वारा। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग सर्वत्र निषिद्ध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया है। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य विवाद का निर्णय 10 दिसंबर 1996 ईयर 1997 में उच्चतम न्यायालय में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम से निषिद्ध किया है। संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकारों पर अभिसमय 1989 भी इसे निषिद्ध किया गया है। 164 पूर्ति कीजिए डैश बिना कर्तव्य के उसी प्रकार जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तभी अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार जैसे मनुष्य बिना परछाई के। अर्नेस्ट बाकर का कथन है कि अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। 165 नंबर सवाल देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? तो आपका ये अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है, बाकी सब नहीं है। भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के दो चरण है। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसी व्यक्ति को स्वतंत्र कार्य करने हेतु पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं और इस तरह आत्म विकास का आधार निर्मित करते हैं। यद्यपि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों की विशेष महत्ता है, लेकिन कर्तव्यों को अनुपस्थिति में ही अर्थहीन होते हैं। एक व्यक्ति के पास अधिकार तो है, उसे अच्छे कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए। व्यक्ति को असामाजिक कार्यों को करने का अधिकार नहीं है। व्यक्ति का अधिकार समाज पर उसके दावे को प्रदर्शित करते हैं, जबकि कर्तव्यों से व्यक्ति पर समाज के दावे का संकेत मिलता है। अतः भारत के संदर्भ में अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित है। 166 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो राइट आंसर सी है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे हैं। अधिकार मानव व्यक्तित्व का समग्र विकास के अनिवार्य अपेक्षाएं हैं। इनके अभाव में मानव का बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक तथा लौकिक उत्थान बाधित हो जाएगा तथा मानव जीवन पशुवत हो जाएगा। अधिकार राज्य शक्ति पर सीमाएं है। राज्य कार्यवाही यानी स्टेट एक्शन के विरुद्ध प्रत्याभूति गारंटी है। साथ ही अधिकार अनेक संदर्भों में राज्य पर सकारात्मक दायित्व भी आरोपित करते हैं। अतः अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। 167 सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। सी ग्रेट ब्रिटेन में। सेवा के अधिकार की अवधारणा सिटीजन्स चार्टर के रूप में वर्ष 1991 में यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड में प्रारंभ हुई। इसका तात्पर्य उस अधिकार से जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। यह सिटीजन चार्टर्स भी कहा जाता है। भारत में केंद्रीय स्तर पर ऐसा कानून बनाने का प्रयास द राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांसेज बिल 2011 के माध्यम से किया गया, किंतु वह पारित नहीं हो सका। हालांकि मध्य प्रदेश सेवा का अधिकार संबंधी अधिनियम मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 जो है लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। इससे यह कानून दिसंबर 2010 में लागू किया। दूसरा स्थान बिहार राज्य का है, जहां इससे संबंधित कानून बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 अगस्त 2011 में लागू किया गया। यानी कि सी नंबर ग्रेट ब्रिटेन का है सेवा अधिकार की अवधारणा।
168 नंबर देखिए, सेवक अधिकार अधिनियम के अधिनियमन के संबंध में निम्नलिखित राज्यों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। पंजाब, असम, महाराष्ट्र, गुजरात। तो राइट आंसर ये होगा 1, 2, 4 और 3। 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है, इस तरह से। राइट आंसर ये है। वर्ष 2010 में मध्य प्रदेश सेवा का अधिकार संबंधी अधिनियम लागू करने वाले देश का पहला राज्य बना था। तत्पश्चात बिहार और फिर कई अन्य राज्यों द्वारा सेवा का अधिकार संबंधी अधिनियम लागू किए गए। सेवा का अधिकार संबंधित अधिनियमों का अधिनियमन के संबंध में प्रश्नगत राज्यों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करने पर सही क्रम इस प्रकार है। पहला पंजाब सेवा का अधिकार अधिनियम 2011। दूसरा असम लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2012। तीसरा गुजरात नागरिकों का लोक सेवाओं का अधिकार जो है अधिनियम 2013 में। चौथा महाराष्ट्र लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2015 में। 169 देखिए, सिटीजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है। तो डी, जनता की मांगों को प्रभावी सुनवाई का तंत्र सृजित करना। ये नहीं है, बाकी सभी है। नहीं पूछ रहा है तो ये वाला नहीं है, डी। सिटीजन चार्टर से तात्पर्य राज्य द्वारा नागरिकों को एक निश्चित अवधि के भीतर लोक सेवाएं प्रदान करने की गारंटी से गुणात्मक और समयबद्ध सेवाएं प्रदान करना, नागरिक उन्मुखी शासन तथा उत्तरदायी शासन आदि सिटीजन चार्टर के उद्देश्य में शामिल है, परंतु जनता की मांगों की प्रभावी सुनवाई का तंत्र सृजित करना इसमें शामिल नहीं है। सिटीजन चार्टर वस्तुतः राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली लोक सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता से संबंधित है। इस तरह पार्ट 2 जो है आज यहीं पर समाप्त हुआ, पार्ट 2। और पार्ट 2 किस चीज़ का है? तो मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकार जो है हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मौलिक अधिकार आज समाप्त हुआ। इसके आगे जो भी है चैप्टर उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये घटना चक्र है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये घटना चक्र है, ठीक है। नई जो पुस्तक है ये 2026 ये है। और ये क्लास जो है करीब करीब 8वां क्लास होगा। क्लास नंबर 8 होना चाहिए। 8 क्लास नंबर 8 या 9 होगा, 8 या 9 यही होगा। और उसमें ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 हम लोग आज पढ़े। पार्ट 1 जो है कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में है, जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है ज्योग्राफी का भी, आप लोग ज्योग्राफी का भी, घटना चक्र का ज्योग्राफी का भी, ठीक है। ज्योग्राफी का भी, घटना चक्र ज्योग्राफी का भी प्लेलिस्ट में है। करीब करीब 7 क्लास होगा। और साथ ही साथ हिस्ट्री का भी है, हिस्ट्री का भी है प्लेलिस्ट में। इसको भी करीब करीब 7 क्लास ये भी होगा। तो जाकर आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं और अपनी तैयारी को धार देख सकते हैं। और ये सभी घटना चक्र के न्यू बुक है, उसी का है। और इसको जो है मैं पूरे विस्तार से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि करीब करीब 100 घंटा से ज़्यादा टाइम लगेगा पूरा पढ़ाने में, 100 घंटा से ज़्यादा टाइम लगेगा। और यूट्यूब पर जो है 10 घंटा 12 घंटे की एक मैराथन क्लास ला देते हैं। तो ऐसे 2-3 क्लास ला देते हैं मैराथन क्लास का। तो 10-10 घंटा का मैराथन क्लास अगर लाएंगे तो 4 या 5 तो 50 घंटा होगा। और ये 50 घंटा में ना हिस्ट्री खत्म होगा, ना पॉलिटी खत्म होगा, ना ज्योग्राफी खत्म होगा। करीब करीब 100 घंटा से ज़्यादा पूरा लगेगा। करीब करीब जो है ना हिस्ट्री आपका जो है ज्योग्राफी में 842 ये करीब 842 या 46 या 48 पेज है, करीब इतना ही है। और हिस्ट्री में भी करीब करीब 800 करीब चैप्टर हैं, यानी पेज हैं, समझ गए। पेज हैं, चैप्टर नहीं पेज हैं। तो समझिए कि इतना पढ़ाने के लिए 40 घंटा में आप कैसे पढ़ा दीजिएगा, यानी कि आप टाइम पास कीजिएगा या जैसे तैसे करके निकल जाइएगा। जैसे नहीं होता है कि बहुत सारे कोचिंग वाले पैसा ले लेते हैं और सिलेबस को पूरा नहीं कर पाते हैं, छोड़ देते हैं आधे अधूरा सिलेबस। तो वैसे ही वो लोग करते हैं, लेकिन मैं ये काम नहीं करता। मैं पूरा का पूरा पॉलिटी होगी, पूरी ज्योग्राफी होगी, पूरी आपकी हिस्ट्री होगी। तब तक के लिए जय हिंद, हमें इजाज़त दीजिए। कल हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। और अपने माता पिता, परिवार, समाज, अपने देश का ख्याल रखिए। लाइफ में आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए और अपना नाम रोशन कीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैनल आपका है, आप यहाँ पर फ्री में पढ़ेंगे हमेशा। अभी मेरे पास संसाधन नहीं है, जिस तरह का संसाधन चाहिए वो संसाधन नहीं है, फिर भी मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। और संसाधन होने के बावजूद भी मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँगा, फ्री में।
और जिस दिन संसाधन हो जाएंगे उसके बाद जैसे किसी भी कोचिंग में आप कोर्स खरीद कर पढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से, उसी तरह से आप फ्री में बिना कोर्स खरीदे आप पढ़ेंगे फ्री में, और वो भी एक लेवल का। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।